हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। तो सेशन थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है और ये भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि यहाँ पर हम बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे। हम कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो मैंने इन 3-4 महीनों में अभी तक कवर नहीं किया है। तो अभी के जो सेशंस आएंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले, वहाँ पर ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जहाँ से सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है और जो हमने कवर नहीं किया है। तो अगर आपको जहाँ पे मैंने जो डिटेल डिस्कशन करा दिया है जिन जिन टॉपिक्स को, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अगर आपको वो देखना है तो आपको क्या करना है, संहिताज एकेडमी टाइप करना है और वहाँ पर जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है जहाँ पर 37 वीडियोज़ है। यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर 48 वीडियोस डल चुके हैं। मैराथन सेशन अगर करना है तो ये मैंने नया बनाया है प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर आपको 3 मैराथन सेशंस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट्स हैं, यहाँ पर 17 वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको इंग्लिश पैसेज और पोएम कैसे सॉल्व की जाती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी यहाँ पर प्लेलिस्ट है। हिंदी पैसेज पोएम की यहाँ पर प्लेलिस्ट है। सीडीपी की एक ही वीडियो मैंने डाली है। इन फ्यूचर मैं सीडीपी, फिर साइंस, पेडागोजी, मैथ्स की जो सम्स है उनको कराऊंगी, मैथ्स की पेडागोजी कराऊंगी, मतलब ऐसा प्लान है। तो आप क्या करेंगे, आपको जस्ट आकर मेरे चैनल से जुड़ना है और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से आप देख लीजिए और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप वीडियो को प्ले करके वहाँ से सीख सकते हैं। आज का जो सेशन होगा वो होगा बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि हम स्टार्ट करेंगे एडेप्टिव फीचर्स। सो यहाँ से बहुत बार सीटेट साइंस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको कुछ एडेप्टिव फीचर्स दिए रहते हैं और उसके बेसिस पर आपको पता करना होता है कि किस चीज़ के बारे में या किस प्लांट के बारे में, किस एनिमल के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की जो एडेप्टिव फीचर्स है उनको डिस्कस करेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब क्या है कि जो लैंड पर उगते हैं। तो सबसे पहले हम डेजर्ट प्लांट्स के जो एडेप्टिव फीचर्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो इनमें जो होती है, इनकी जो पत्तियां होती है या तो इनमें नहीं होती है, और अगर होती भी है तो पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है या फिर कांटों के फॉर्म में ये मॉडिफाई हो जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया में ऑलरेडी पानी की बहुत कमी है और हम जानते हैं कि लीव्स में स्टोमाटा होता है जिसके थ्रू वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो पहले से ही यहाँ पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, पानी की कमी है, ऊपर से अगर पौधे से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होगा फिर तो मुश्किल है, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा पौधा। तो इसीलिए इनमें पत्तियां या तो होती नहीं है, होती भी है तो छोटी छोटी होती है, या फिर स्पाइंस के फॉर्म में ये मॉडिफाई हो चुकी होती है। ऐसा क्यों होता है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी का लॉस ना हो, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट जो होता है, क्योंकि इनमें पत्तियां नहीं होती है तो फिर फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा? तो इनकी जो स्टेम होती है वो फ्लैशी होती है और हरे कलर की होती है। अब हरा कलर है यानी कि यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है, सो इट विल बी एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर इट्स ओन फूड। नेक्स्ट जो इनके रूट्स होते हैं ये बहुत ही लंबे और गहरे होते हैं। गहरा क्यों होना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट एरिया में जो पानी होता है ना वो बहुत डीप लेवल पे पाया जाता है, तो वहां से पानी एब्जॉर्ब करने के लिए लॉन्ग रूट्स होना ज़रूरी है, ठीक है, और डीप तक जाना ज़रूरी है। तो बेटर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इनमें डीप, लॉन्ग एंड पेनिट्रेटिंग रूट्स होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि इनकी जो भी पार्ट्स होती हैं जैसे स्टेम, तो उसके ऊपर एक मोम की मोटी परत होती है, थिक वैक्सी लेयर ऑन स्टेम। क्यों होता है? क्योंकि वाटर लॉस को ये प्रिवेंट करता है। तो ये तो गया डेजर्ट प्लांट्स के एडेप्टिव फीचर्स जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम हिली रीजन पे ग्रो करने वाले प्लांट्स के एडेप्टिव फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक हिली एरिया में पाए जाने वाले ट्री की जो शेप है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक कोन शेप बना रही है। तो हिली रीजन्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर कोन शेपेड होते हैं और इनकी ऐसे स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, ठीक है, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नीडल शेप जैसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हिली एरिया में ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पर स्नोफॉल तो होगा। अब स्नो जो है वो इजीली यहाँ से स्लाइड करके नीचे गिर जाए, इसलिए इनकी जो शेप होती है ऐसी होती है। अदरवाइज क्या होगा कि स्नो जो पड़ेगा अगर इकट्ठा रहेगा तो क्या होगा कि ये लीव्स को डैमेज कर सकती है या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को डैमेज कर सकती है। अच्छा, डेजर्ट एरिया में ग्रो करने वाला जो पौधा है वो एक ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, वो क्या है? कैक्टस। और हिली रीजन में हमको पाइन, फिर ये जो पौधे हैं ये पाए जाते हैं। अब हम एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके एडेप्टिव फीचर्स को जानेंगे। एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि जो पानी पे या पानी के नीचे या उनके ऊपर तैरते हैं, यानी कि
उनका जो हैबिटेट है वो क्या है, वो वाटर है। तो सबसे पहले हम तैरने वाले प्लांट्स, पानी के ऊपर तैरने वाले प्लांट्स के एडाप्टिव फीचर्स को जान लेंगे। तो इनके जो जड़ें होते हैं, इनकी जो रूट्स होती है, ये सॉइल में एम्बेडेड नहीं होती है, मतलब सॉइल तक इनकी रूट्स नहीं पहुंचती है। तो सपोज ये पानी है, तो यहाँ पे आपको पौधा मिलेगा और उसकी रूट्स इतने छोटे छोटे होते हैं। तो जैसे जैसे पानी बहता रहता है, ये पानी के साथ बहते बहते चले जाते हैं। तो अगर इनकी रूट्स सॉइल के साथ कनेक्टेड होती तो फिर ये तो फ्लोट कर करके आगे पानी के साथ बह नहीं पाती। तो फ्लोटिंग प्लांट्स है, इसलिए इनकी जो रूट्स होती है ये छोटी होती है और सॉइल के साथ कनेक्टेड नहीं होती है। इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनमें भी थिक वैक्सी कोटिंग होती है, मोटी मोम की परत होती है। क्योंकि आपने देखा ही होगा ना कि आप फल सब्जी वगैरह अगर आपने धोया है और उसको प्रॉपरली बिना सुखाए आप यूं ही रख दे तो वो सड़ने लगते हैं। तो वैसे ही इनकी जो पत्तियां हैं या इनके जो भी पार्ट्स पानी के कांटेक्ट में आते हैं वो सड़ सकते हैं। तो इस सड़न से बचाने के लिए इनकी ऐसी थिक वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स के ऊपर। और यहाँ पर इनके पत्तियों में जो स्टोमाटा पाया जाता है ना, वो लोअर सरफेस में नहीं पाया जाता जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लीव्स में होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की लीव्स क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में नहीं होती है, तो उनमें उनके पत्तियों के लोअर सरफेस पे स्टोमाटा पाया जाता है, जिसकी मदद से वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। बट इनके केस में क्या होता है, जो लोअर सरफेस है वो पानी के कांटेक्ट में है, तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, इसलिए इनकी पत्तियों में जो स्टोमाटा है वो अपर सरफेस पे पाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर दिए गए हैं फ्लोटिंग प्लांट्स के, वो है वाटर हायासिंथ एंड डकविल। अब हम जो दूसरा एक्वाटिक प्लांट्स को डिस्कस करने वाले हैं वो है फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज के साथ तो फिक्स्ड है। तो इनकी जो जड़ें होती है ये सॉइल से कनेक्टेड रहती है। जैसे कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर सपोज रिवर है, तो रिवर का ये जो सॉइल वाला पार्ट है वो कहलाता है रिवर बेड। तो इनके स्टेम्स इतने लंबे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनके जो रूट्स है वो रिवर बेड के साथ कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर उनके फ्लावर, फिर लीव्स, बाकी चीज़ें ऊपर होती है। तो लॉन्ग हॉलो एंड लाइट स्टेम, तो इनकी जो स्टेम होती है वो लंबी होती है, अंदर से खोखली होती है और हल्की होती है, जिस वजह से ये आसानी से पानी के ऊपरी तल तक पहुंच सकते हैं। स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वाटर के सरफेस तक इनकी स्टेम ग्रो करती है। जो फूल और जो पत्तियां होती है वो वाटर के सरफेस के ऊपर ही तैरती है। थिक वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स, और इनकी पत्तियों में भी थिक वैक्सी कोटिंग होती है, क्योंकि वो पानी के संपर्क में रहेंगी तो सड़ सकती है। तो उस सड़न को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये थिक वैक्सी कोटिंग होती है। इनके भी जो पत्तियों में स्टोमाटा होता है वो अपर सरफेस पे ही पाया जाता है, ताकि गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर्ली हो। कुछ एग्जाम्पल्स है लोटस और वाटर लिली। आगे बढ़ेंगे तो हम सबमर्ज्ड या अंडर वाटर प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये जो एक्वाटिक प्लांट्स है ये पानी के नीचे होते हैं, ठीक है, इनका सारा पार्ट पानी के नीचे होता है। सो ऑल पार्ट्स आर अंडर वाटर। इनकी जो लीव्स होती है वो नैरो होती है और रिबन लाइक होती है, पतली और रिबन लाइक होती है। इनकी जो पत्तियां होती है वो आसानी से फ्लोइंग वाटर के साथ बेंड होती रहती है। तो ये आप जैसे सेलोटेप होता है ना, इस टाइप की इनकी ऐसी लीव्स होती है, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, पानी के जो करंट होता है या जो वेव्स होता है उसके साथ ये आसानी से हिल डुल सकती है। तो इसका एग्जाम्पल एक होगा हाइड्रिला, जिसको एक्वेरियम में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। अब हम एक डेजर्ट एनिमल के एडेप्टिव फीचर्स को जानेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, वो है कैमल। सो कैमल के लंबे लंबे पाँव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इट कीप्स अवे देयर बॉडी फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। तो कैमल किसके ऊपर से चलकर जाता है? बालू के ऊपर से चलकर जाता है। रेगिस्तान में सुबह के वक्त बालू बहुत ज्यादा गर्म होता है, रात के वक्त उतना ही वो ठंडा होता है। तो उनकी लंबी लंबी टांगे होने से क्या होता है कि सैंड से जो हीट आती है वो उनके बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट जो है उनकी आई लैशेज बहुत ही लंबी लंबी होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो सैंड पार्टिकल्स है वो आंखों में घुस ना जाए, तो उससे ये आई लैशेज उसके आंख को प्रोटेक्ट करती है। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और उनमें पेशाब भी बहुत ही कम अमाउंट में होता है। उनका जो डंग होता है वो ड्राई होता है और उनको पसीना भी नहीं आता है। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है? वाटर लॉस को कम कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी डेजर्ट का कंडीशन हॉट एंड ड्राई है, पानी की कमी है। अब अगर थ्रू यूरिन पानी वाटर लॉस हो जाए, थ्रू स्वेट अगर वाटर लॉस हो जाए, फिर तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर तो मर ही जाएंगे। तो ये जो एडेप्टिव फीचर्स है ये सुनिश्चित करते हैं कि वाटर का लॉस जितना कम हो सके उतना बेहतर। दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। तो इन्हीं एडेप्टिव फीचर्स की वजह से कैमल जो है पानी बिना पिए आराम से बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। नेक्स्ट जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पोलर बियर्स के एडेप्टिव फीचर। तो देखिए ये क्या है, ये हिली एरिया या माउंटेन रीजन्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है, पोलर बियर्स। तो यहाँ पर क्या है? स्नो है। अब स्नो का कलर क्या है? वाइट है। तो इनके भी जो बॉडी पे फर होते हैं
वो भी वाइट कलर के होते हैं, ताकि वो अपने बैकग्राउंड के साथ अच्छे से घुल मिल जाए, जिसको हम कीमोफ्लेज कहते हैं। और उसके वजह से क्या होता है कि उनके जो प्रीडेटर है या जो प्रे है उनके, वो उनको देख नहीं पाते हैं। फिर इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है बहुत ही तीव्र होती है, स्ट्रांग होती है। तो सेंस ऑफ स्मेल स्ट्रांग होने से क्या होगा कि उनको आसानी से प्रे कहाँ पे है, ठीक है, उसकी महक फील होगी, तो वो इजीली उसको ढूंढ पाएंगे, उसको लोकेट कर पाएंगे। इनकी लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉज होती है, जिनके मदद से ये आइस के ऊपर चल सकते हैं। फिर स्किन के नीचे इनकी लेयर ऑफ फैट होती है। तो देखिए ये कैसे जगह पर रह रहे हैं, ठंडी जगह पर रह रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी बॉडी गर्म है, तो बॉडी की हीट क्या होगी, सराउंडिंग की ओर ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है। तो अगर पोलर बियर के बॉडी में जो हीट है उसका ट्रांसफर सराउंडिंग में हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसका तो बॉडी टेम्परेचर झट से नीचे आ जाएगा, फिर तो वो मर जाएगा। तो इसी हीट के ट्रांसफर को रोकने के लिए उनके स्किन के नीचे लेयर ऑफ फैट होता है, जो कि इंसुलेशन का काम करती है, और वो हीट के ट्रांसफर में बाधा डालती है और उनके बॉडी को वार्म रखती है। इट हैज़ टू थिक लेयर्स ऑफ फर, और इनकी जो फर होती है उसके दो मोटे मोटे लेयर्स होते हैं, जो कि इनको ठंडे वेदर में गर्म रखती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पेंगुइन्स की जो एडेप्टिव फीचर्स है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी वाइट ही कलर के होते हैं, जो कि इनके बैकग्राउंड के साथ इजीली घुलने मिलने में इनको मदद करते हैं। इनकी मोटी चमड़ी होती है और फैट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अगेन इंसुलेशन का काम करती है, यानी कि इनके बॉडी को गर्म रखती है, बॉडी हीट को ये ट्रांसफर होने से रोकती है। दूसरा जो तरीका है अपने आप को गर्म रखने का, पेंगुइन्स में देखा जाता है, दे हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। तो वो एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के खड़े रहते हैं, ताकि जो अपनी गर्माहट है उसको वो रख सके, अपने आप को गर्म रख सके। ये बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं, क्योंकि इनकी वेब्ड फीट होती है। वेब्ड फीट मतलब सपोज ये उनके टोज है, ठीक है, इनके बीच में ऐसे स्किन की फोल्डिंग्स होती है। तो वेब फीट होने की वजह से ये अच्छी तरीके से स्विम कर पाते हैं, और इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब क्या, जो दोनों एंड्स है वो पॉइंटेड है और बीच का हिस्सा क्या है, ब्रॉड है। तो जो पोलर बियर होते हैं वो भी गुड गुड स्विमर्स होते हैं, ऐसा बुक पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रेड आइड फ्रॉग, इसकी एडाप्टिव फीचर क्या है, तो इसके फीट पे स्टिकी पैड्स होते हैं, जिनकी मदद से वो पेड़ों पर क्लाइंब कर सकता है। मंकीज की एडाप्टिव फीचर्स क्या बताई गई है कि इनकी लंबी पूंछ इनको ब्रांचेस को, टहनियों को पकड़ने में, ग्रास्प करने में मदद करती है, और ये अपने हाथों और फीट की मदद से भी ब्रांचेस को अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट जो टूकैन बर्ड है उसके बारे में बुक में दिया गया था। तो इसकी एक लंबी सी और बड़ी सी चोंच होती है। तो क्या होता है कि ये जो बर्ड है ना, ये उन ब्रांचेस पे चढ़ नहीं सकता, उन टहनियों पे चढ़ नहीं सकता जो कि वीक होती है, क्योंकि इसकी अपनी वेट है, तो वो वहां पे चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रांचेस टूट जाएंगी। तो भगवान ने इसको क्या दिया है, एक लंबी सी चोंच दी है और बड़ी सी चोंच दी है। तो चोंच की मदद से वो क्या करता है कि ऊंचे ऊंचे जगह पे जो फ्रूट्स होते हैं, हाँ, वहां तक उसकी चोंच पहुंच जाती है, तो उसको वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती है, चोंच ही उसका काम कर देती है। तो ये इसकी एडाप्टिव फीचर है। नेक्स्ट जो था वो है लायन टेल्ड मैकैक। तो लायन टेल्ड मैकैक, इसकी एक सिल्वर वाइट कलर की दाढ़ी होती है, जो उसके सिर से शुरू होकर उसके गाल तक और फिर चिन तक फैली हुई होती है। ये बहुत ही अच्छे क्लाइंबर होते हैं, और ये अपना ज़्यादातर समय जीवन का पेड़ों पर ही गुजारते हैं। तो ऐसे टाइप के एनिमल को हम आर्बोरियल एनिमल कहते हैं, जो पेड़ों पर ही अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजार देते हैं। वो ज़्यादातर क्या खाते हैं, वो फ्रूट्स खाते हैं। अगर फ्रूट्स ना मिले तो वो सीड्स भी खा लेते हैं, जो यंग लीव्स है उनको खाते हैं, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, सब कुछ खाते हैं। और ये क्या करते हैं, पेड़ की जो छाल होती है उसके नीचे जो कीड़े मकोड़े छुपे होते हैं उनको भी ये ढूंढ ढूंढ कर खाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन में जो हमको एनिमल दिखता है वो कौन है, वो है एलिफेंट। सो एलिफेंट का जो बड़ा सा सूंड होता है उसके एंड में उसके नोज होते हैं, तो उसकी मदद से, ट्रंक की मदद से वो कोई भी चीज़ सूंघ सकता है। ट्रंक की मदद से, सूंड की मदद से वो खाना भी उठा सकता है। और आपने देखे होंगे ना कि हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं, तो उसको हम टस्क कहते हैं, जो कि मॉडिफाइड टीथ है। तो ये कौन सी टीथ है, उनकी इंसाइजर्स है। तो ये जो टस्क होता है, इनकी मदद से ये पेड़ की छाल को पेड़ से अलग कर सकते हैं। इनके बहुत ही बड़े बड़े कान होते हैं, जो कि इनको हल्की हल्की आवाज़ भी इजीली सुनने में मदद करती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो जंगल में रहते हैं, तो उनके सेंस ऑर्गन्स ना बहुत ही अच्छे होते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो चौकन्ने नहीं होंगे फिर तो उनको कोई भी आकर मार सकता है, हाँ, या कोई भी डेंजर अगर आ जाएगा और वो अगर प्रिपेयर नहीं रहेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तो फिर तो उनकी जान पे बन आएगी। तो इनके बड़े बड़े कान क्या करते हैं कि एकदम धीमी आवाज़ भी इनको सुनने में मदद करते हैं।
दूसरी बात क्या है कि इनके बड़े कान होने की वजह से क्या होता है कि ये जो एलिफेंट का जो बॉडी है उसको कूल रखने में भी मदद करता है, क्योंकि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ पर ये एनिमल्स पाए जाते हैं। तो जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो अपने बॉडी को कूल डाउन कैसे करते हैं, उनके जो बड़े बड़े कान हैं वो उनकी बॉडी को कूल डाउन करने में भी मदद करते हैं। अब हम एक माइग्रेटरी बर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। माइग्रेटरी बर्ड मतलब क्या, कि जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं जब उनका जो घर है वहां पर कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइबेरियन क्रेन के बारे में बताया गया है। तो साइबेरियन क्रेन उसका अपना घर कहाँ पे है, साइबेरिया में है। अब ठंड के मौसम में ना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस टाइम खाने की कमी हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, तो वहाँ पर सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है। तब साइबेरियन क्रेन क्या करता है कि वो साइबेरिया से उड़ उड़ के हमारे इंडिया में राजस्थान के भरतपुर या फिर हरियाणा के सुल्तानपुर इन जगह में आकर बसते हैं। यहाँ पर वो आराम से, जब तक साइबेरिया में ठंड का मौसम चला नहीं जाता तब तक वो यहीं पर समय गुजारते हैं। फिर उनको पता होता है कि कब लौटना होता है, फिर वो दोबारा लौटकर अपने ही जगह साइबेरिया में चले जाते हैं। तो माइग्रेशन का मतलब क्या है, सीजनल मूवमेंट। सीजनल मूवमेंट मतलब क्या कि ये कुछ कुछ स्पेसिफिक सीजन में ये अपने घर को छोड़कर फेवरेबल जहाँ पे कंडीशन मिलता है वहां पर वो आकर बसते हैं। फिर जब उनका जो अपना घर है वहां पर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब वो वहां पर लौट जाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि फिशेस जो कि पानी पे रहते हैं तो उनमें क्या ऐसी खूबियां हैं जो उनको पानी में सर्वाइव करने में मदद करती है। तो सबसे पहले क्या है, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी कि क्या, उनके दोनों एंड्स पतले पतले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और बीच का हिस्सा थोड़ा ब्रॉड होता है। तो ऐसी स्ट्रीमलाइन बॉडी होने की वजह से क्या होता है कि पानी से जो फ्रिक्शन मिलती है, यानी जिसको हम ड्रैग बोलते हैं, उसको वो कम कर सकते हैं और ये उनके मूवमेंट में मदद करते हैं। फिर उनके जो क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा ना कि फिश की बॉडी पे ऐसे स्केल्स होते हैं। तो ये जो स्लिपरी स्केल्स होते हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ पानी के थ्रू मूवमेंट करने में मदद करते हैं। फिर इनकी फिन्स होती है, फ्लैट फिन्स होती है, टेल्स होती है, जो कि इनके डायरेक्शन को बदलने में, मतलब इधर उधर दिशा बदलने में इनको मदद करती है और बॉडी बैलेंस को भी ये मेंटेन करती है। और इनके जो गिल्स होते हैं वो उनको पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसको यूज करने में मदद करती है। तो फिशेस के ये अडेप्टिव फीचर्स हैं। अब आते हैं कुछ कुछ स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट्स एंड स्नेक। तो ये कैसे डेजर्ट की गर्मी को सहन कर पाते हैं, वहाँ पर ऐसे कंडीशन में, हॉट एंड ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। तो दिन के वक्त वो क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, डीप बरोस खोदते हैं और उसी के अंदर छुपे हुए रहते हैं। रात के वक्त जब ठंड होती है तब ये निकल कर खाना, मतलब ये एक्टिव रात के वक्त होते हैं, तो खाने की खोज में या जो भी करना होता है ये रात के वक्त निकल कर अपना काम करते हैं। उसके बाद माउंटेन रीजन्स के कुछ एनिमल्स यहाँ पर दिए गए थे एनसीईआरटी के बुक में, जैसे कि याक। तो याक हिली एरिया में आपको पाया जाएगा, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ठंडा टेम्परेचर है। तो इनकी बॉडी कवर्ड होती है लंबे लंबे बालों से, जो कि उनकी बॉडी को गर्म रखती है। फिर जो स्नो लेपर्ड होता है, स्नो लेपर्ड की बॉडी के ऊपर एक थिक फर होती है, ठीक है, और उसके पाँव में, उसके टोज में भी यही थिक फर होते हैं जो कि उसको ठंड से बचाती है। माउंटेन गोट जो होती है उसके स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं ताकि वो रॉकी स्लोप्स जो कि माउंटेन्स में पाए जाते हैं उससे होकर गुजर सके। तो स्ट्रॉन्ग हूव्स की मदद से वो दौड़ सकता है इन रॉकी स्लोप्स के थ्रू जो कि माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रासलैंड का एक एनिमल, लायन जिसे हम कहते हैं। हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसका कलर क्या है, इसका कलर है लाइट ब्राउन, ठीक है, जो कि इसको इजीली ग्रासलैंड एरिया में छुपने में मदद करता है। क्योंकि अगर ये छुपा नहीं रहेगा तो ये अपने शिकार को कैसे देख पाएगा छुप कर, क्योंकि शिकार को अगर पता चल जाएगा कि यहाँ पर लायन है तो फिर वो तो भाग जाएगा, तो उसके लिए काम डिफिकल्ट हो जाएगा, शिकार करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो भगवान ने ही इनको ऐसा बनाया है कि ये ग्रासलैंड में क्या होते हैं, ऐसे बड़े बड़े घास होते हैं, और घास भी कैसे होते हैं, सूखे सूखे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। तो घास के साथ ये लायन का जो बॉडी कलर है वो अच्छी तरीके से मैच कर जाता है, जिस वजह से हिरन बोल लीजिए या कोई भी हर्बीवोर बोल दीजिए, वो इनको देख ही नहीं पाते। और इसी चीज़ का फायदा शेर उठाते हैं शिकार करने में। इनकी जो आंखें होती है ये इनके फेस के सामने होती है, जिस वजह से ये पक्का पक्का आइडिया लगा पाते हैं कि जो प्रे है, यानी कि इनका जो शिकार है वो कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है। और इनके जो लॉन्ग क्लॉज होते हैं इनको ये बाहर निकाल भी सकते हैं। तो जब ये शिकार करते हैं, जब ये हमला बोलते हैं, तब ये क्लॉज को निकाल देते हैं ताकि ये क्लॉज जो भी उनका शिकार है उसके फ्लैश पे धंस जाए, ग्रिप बना सके। और जब इनको जरूरत नहीं होती है तो ये जो क्लॉज है ये अपने आप टोज के अंदर चली जाती है। तो ये कुछ एडेप्टिव फीचर्स थी लायंस की। अब आते हैं हर्बीवोर।
यानी कि डियर, जो कि प्रे है, किसका प्रे है, वो लायन का प्रे है। बट डियर भी बच जाता है। क्यों बच जाता है? सबसे पहले तो उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है कि ये प्रीडेटर्स को मार दे देता है ज़्यादातर केसेस में। फिर इसके जो टीथ होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ताकि ये जो हार्ड पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनको अच्छी तरीके से च्यू कर सके, चबा सके। इनके बड़े बड़े लंबे कान होते हैं, जिसकी मदद से ये आसानी से प्रीडेटर्स की जो भी मूवमेंट हो रही है, हल्की फुल्की आवाज़ भी इनके कान तक पहुंच जाती है और वो अलर्ट हो जाते हैं। इनकी जो आंखें हैं ये इनके सर के दोनों साइड में है, जिस वजह से इनको सभी डायरेक्शंस से आते हुए डेंजर्स पहले से ही पता चल जाते हैं और ये अलर्ट हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। तो ये कुछ एडेप्टिव फीचर्स हमने डियर के बारे में जाने। आगे हम जानेंगे कि डॉल्फिन्स और वेल्स, इनकी क्या एडेप्टिव फीचर है। तो देखिए, डॉल्फिन्स और वेल्स, क्योंकि ये मछली जैसे दिखते हैं ना, तो बहुत लोग समझते हैं कि इनका जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो गिल्स है, बट नहीं। डॉल्फिन और वेल्स दोनों ही क्या है, ये है मैमल्स, हमारी ही तरह, इंसानों की तरह ही ये मैमल्स हैं। तो इनकी गिल्स नहीं होती है। इनके क्या होते हैं, इनकी जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो होती है लंग्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये ब्रीथ करते हैं, मतलब हवा अंदर भरना और हवा छोड़ना, मतलब इनके जो नथुने होते हैं यानी कि जो नोस्ट्रल्स होती है उनको हम ब्लो होल्स कहते हैं, जो कि इनके सर के ऊपर होती है। तो ये ब्लो होल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को ये बाहर छोड़ते हैं। तो डॉल्फिन एंड वेल्स के बारे में यही दो एडेप्टिव फीचर्स दी गई थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनकी ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या है। यहाँ से बहुत बार मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। तो देखिए, ह्यूमंस, डॉल्फिन्स, वेल्स, ये मैमल्स है और इनकी ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है, लंग्स है। जो स्नेल है उसकी ब्रीदिंग ऑर्गन है गिल्स। एंट, ग्रासऑफर, कॉकरोच, यानी कि कोई भी इंसेक्ट हो, उनकी जो ब्रीदिंग ऑर्गन होती है वो होता है स्पाइरकल्स एंड ट्रैकिए। ट्रैकिए और ट्रैकिए क्या होता है एक्चुअली, देखिए जो इंसेक्ट होता है ना, तो उसकी बॉडी के साइड्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो इन छोटे छोटे होल्स को स्पाइरकल्स कहा जाता है। और यही स्पाइरकल्स पतली पतली ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम ट्रैकिए कहते हैं, और यही ट्यूब आगे चलकर ट्रैकियल सिस्टम बनाते हैं। तो स्पाइरकल्स, ट्रैकिए, ट्रैकियल सिस्टम, ऐसा कहीं पे भी अगर आपको टर्म दिया रहेगा तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, इंसेक्ट को चूज करना है, या जो भी इंसेक्ट का नाम दिया रहेगा उसके साथ उसे मैच कराना है। अर्थवर्म तो एक वर्म है, तो वो किसकी मदद से ब्रीथ करता है, तो उसकी मॉइस्ट स्किन की मदद से वो ब्रीथ करता है। बर्ड्स में लंग्स ही उनका ब्रीदिंग ऑर्गन है। टैडपोल यानी कि मेढक का जो बच्चा है जो कि पानी में रहता है, वो उसका ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है, वो है गिल्स। जब मेढक का बच्चा यानी कि टैडपोल स्टेज में वो पानी में रहते हैं, तो उस वक्त उसका ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है, वो है गिल्स। अब जब वो पानी से निकलकर बाहर जमीन पर रहने लगते हैं, यानी कि हम एडल्ट फ्रॉग की बात कर रहे हैं, तब वो या तो लंग्स की मदद से ब्रीथ करते हैं या फिर उनकी मॉइस्ट स्किन की मदद से वो ब्रीथ करते हैं। और जो मछलियां होती हैं उनमें तो गिल्स होते हैं, तो वही उनकी ब्रीदिंग ऑर्गन है। अब हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिजम्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो एक्सक्रीट भी करते हैं। एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है उनमें। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि बॉडी में बनी हुई जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको अपने शरीर से बाहर निकाल फेंकना। तो ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो है यूरिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी बहुत बार मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। फिशेस की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया, जो कि पानी में घुल जाती है। बर्ड्स, लिजर्ड्स और स्नेक ये एक सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड को एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें क्या रहता है, यूरिक एसिड रहता है। तो ये तो हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर लिया। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो पार्ट्स है वो क्या क्या है, तो उनकी दो किडनीज होती है, जैसे कि आप यहाँ पर ये किडनी देख पा रहे हैं। इनके दो यूरेटर्स होते हैं, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि किडनी से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होती है। तो एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यूरेथ्रा होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरेथ्रा जहाँ से खुलता है एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसको हम यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं। तो ये गया हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर यूरिन कैसे बनती है, पेशाब कैसे बनती है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछा गया है कि आपको ये जो 5-6 स्टेटमेंट है ना, ऐसा एकदम एक के बाद एक नहीं दिया रहेगा, आपको उलट पुलट करके दिया रहेगा, तो आपको बोलेंगे कि सही ऑर्डर में आप इसको अरेंज करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे खून में यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। तो हमारा खून कहाँ पर पहुंचता है, हमारे दोनों किडनी में पहुंचता है, और इस वक्त खून में यूजफुल सब्सटेंसेस भी है, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी है।
अब जब किडनी में पहुंचता है हमारा खून, तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो हमारा ब्लड दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्ट होता है वो वेस्ट पानी में घुलकर हमारे किडनी से रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब किडनी में हमारी यूरिन यानी कि पेशाब बनती है। अब यही यूरिन किडनी से होकर कहाँ पहुंचती है, यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि थैली है, मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पहुंचती है। तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कौन लेकर आता है यूरिन को, तो ये है ट्यूब लाइक यूरेटर्स, जो कि आपने देखे किडनी से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उतर रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला। सो किडनी में यूरिन बनती है और फिर यूरेटर की मदद से ये इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कह रहे हैं, यहाँ पर आकर पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है कि इसी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर्ड फॉर्म में रहता है अनटिल एंड अनलेस हमको प्रेशर फील हो। ठीक है, तो जब हमको प्रेशर फील होता है तब ये क्या करता है, यूरेथ्रा से होकर यूरिनरी ओपनिंग से बाहर निकलकर आ जाता है। तो ये है सही ऑर्डर, किस तरीके से जो यूरिन है वो फॉर्म होती है और फिर वो हम कैसे अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा गया था, डायलिसिस। डायलिसिस एक्चुअली क्या है कि कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी दोनों ही किडनीज काम करना बंद कर देती है, तो फिर उनमें ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है, तो वो करता है एक मशीन, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो खून है उसको टाइमली फिल्टर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, डायलिसिस। सो डायलिसिस किस लाइफ प्रोसेस के साथ कनेक्टेड है, वो है एक्सक्रीशन के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे कि पौधों में ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स में वास्कुलर टिश्यूज होते हैं जिनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम का अलग अलग काम होता है, तो उनको बारी बारी से हम समझ लेते हैं। जो जाइलम है और फ्लोएम है दोनों ही वास्कुलर टिश्यू है, बट ये अलग अलग काम करते हैं। जाइलम एक डेड टिश्यू है, वेरस फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है। जाइलम डेड टिश्यू क्यों है, क्योंकि इसके ज्यादातर हिस्से जैसे कि ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, ये सभी डेड सेल्स हैं। सिर्फ इसका एक ही कंपोनेंट लिविंग है जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। तो क्योंकि आउट ऑफ 4 इसके तीनों ही जो कंपोनेंट्स हैं वो मरे हुए हैं, इसलिए इसको डेड टिश्यू कहा जाता है। वेरस जो फ्लोएम है इसको लिविंग टिश्यू क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सभी लिविंग कंपोनेंट है। इसीलिए चारों में से तीनों चीज लिविंग है, इसलिए इसको लिविंग टिश्यू कहा जाता है। अब जो जाइलम है उसका काम क्या है, ये वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो कहाँ से कहाँ ये ट्रांसपोर्ट करता है, सॉइल से जो रूट्स वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, तो ये जो जाइलम है ये इसको लीव्स तक पहुंचाता है। और यहाँ पर फ्लोएम का काम क्या है कि पत्तियों में बने हुए फूड को ये सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है। जाइलम में जो मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का, वो एक ही दिशा में होता है, अपवर्ड मूवमेंट, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि सॉइल से लीव्स तक पहुंचाना। बट फ्लोएम जो फूड को एक जगह से, मतलब लीव्स से हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रहा है प्लांट के, ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब नीचे से ऊपर भी होता है, ऊपर से नीचे भी होता है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस के तौर पर जाइलम और फ्लोएम के काम को भी बता दिया है, ठीक है, और वास्कुलर टिश्यू को डिस्क्राइब भी कर दिया है। अब जो सॉइल है वहां से हम कैसे वाटर एब्जॉर्ब करता है कोई भी प्लांट, तो उसके लिए 3 चीजें डिसाइडिंग फैक्टर है। सबसे पहला है रूट प्रेशर, ठीक है, फिर होता है ट्रांसपीरेशन पुल। तो ट्रांसपीरेशन पुल कब काम करता है वाटर अपटेक में, जब बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि बहुत लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उतनी ऊंचाई तक पानी पहुंचता कैसे है, तो तब ये ट्रांसपीरेशन पुल मदद करता है। जिस तरीके से ग्लास में कोई भी जूस रखी हो उसको हम स्ट्रॉ की मदद से पी लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सक करते हैं। सक करने से क्या होता है कि यहाँ से जो जूस है वो हमारे मुंह तक पहुँचती है। तो ट्रांसपीरेशन पुल भी कुछ इस तरीके का ही काम करता है कि हम जानते हैं पत्तियों में स्टोमाटा मौजूद होता है, स्टोमाटा से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की मदद से वाटर का लॉस होते रहता है। वाटर लॉस होने से क्या होता है, हम जानते हैं ना कि पेड़ों में 2 वास्कुलर टिश्यू है, उनमें से जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो अगर पानी का लॉस होता रहता है तो यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती है। तो इसी चीज को भरने के लिए क्या होता है कि अंदर वाटर और पहुंचती है। तो ये ठीक सक्शन जैसा, सक्शन पुल को ही हम ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं, उस तरीके से ये काम होता है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसको हम कोहेशन कहते हैं, तो वो भी वाटर अपटेक में मदद करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड रूट हेयर, उसके लिए कौन कौन सी
चीजें जिम्मेदार है, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा, मतलब प्लांट में जो एक्सेस वाटर है उसका लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ, मतलब प्लांट की बॉडी से निकल जाना वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन दो काम में मदद करता है कि जब बड़े बड़े पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, एक्चुअली पौधे तो नहीं होते, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उनमें ग्रेटर हाइट्स, ऊंचाई तक पानी पहुंचाने में यही ट्रांसपिरेशन पूल मदद करता है। और जैसे हमको जब पसीना आता है तो पसीना आने से जब पसीना सूखता है तो हमको कूलिंग इफेक्ट मिलती है, वैसे ही ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट्स एंड ट्रीज को एक कूलिंग इफेक्ट मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल। सॉइल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपने देखा ही होगा कि मैंने जो सॉइल जो टॉपिक है उसके जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है वो मैंने आपको पहले ही करा दिए थे, बट सॉइल जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है तो उसको हमको पहले समझ लेना भी जरूरी है। तो जो हमारे सॉइल होते हैं ना, तीन तरीके के होते हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। तो ये अलग अलग क्यों है? तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करते हैं कि उनके जो पार्टिकल्स है उसका साइज क्या है। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े होते हैं, ज्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में गैप्स होती है। गैप्स होने से क्या होता है कि यहाँ से जो पानी है वो आसानी से नीचे चली जाती है। आसानी से चले जाने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो पर्कोलेशन रेट है वो हाई होती है और इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि पानी को ये होल्ड करके रख ही नहीं पाते इतना गैप होने की वजह से। और यही गैप होने की वजह से जो सैंडी सॉइल होता है वो हल्की होती है, वेल एरेटेड होती है, मतलब खाली जगह कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, एयर ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये हल्की होती है, वेल एरेटेड होती है और सूखी होती है सैंडी सॉइल। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं अबाउट सैंडी सॉइल, इन्हीं से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है और इसको नोट डाउन कर लेना है। अब बढ़ते हैं क्लेई सॉइल की ओर। क्लेई सॉइल में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और ये टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से सट कर टाइटली पैक्ड होते हैं। तो क्लेई सॉइल में ज्यादातर जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे साइज के होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पर एयर के लिए बहुत ही कम स्पेस है, लेस एयर स्पेस, जिस वजह से क्या है कि क्योंकि गैप कम है तो यहाँ से पानी आसानी से नीचे नहीं जा पाती है, तो इनकी जो पर्कुलेशन रेट है वो सबसे कम है और ये ज्यादा से ज्यादा पानी को होल्ड करके रख पाती है, इसलिए इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है, जिसके चलते ये जो सॉइल है ये बहुत भारी भी होती है। अब आगे बढ़ेंगे तो वो है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में जो पार्टिकल साइज होती है वो इक्वल होती है, मतलब जितना बिग पार्टिकल्स होता है लगभग लगभग सेम अमाउंट ऑफ फाइन पार्टिकल्स भी होती है। और जो लोमी सॉइल है ये मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है, इसमें ह्यूमस मौजूद रहता है, जिस वजह से ये बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स कहलाता है, मतलब ये बहुत ही अच्छा सॉइल टाइप माना जाता है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। किस वजह से? इन्हीं खूबियों की वजह से। अब अगर आप सॉइल को मतलब खोदेंगे तो आपको अलग अलग सॉइल के लेयर्स मिलेंगे, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो वो लेयर्स क्या है? पहला है ए होराइजन। ए होराइजन क्या होता है? ये सबसे ऊपर का लेयर होता है, अपर मोस्ट होराइजन होता है। ये डार्क इन कलर होता है, ठीक है, इसमें ह्यूमस भर भर के होती है, मिनरल्स भर भर के होती है। यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ये वाली लेयर पोरस होती है, मतलब इसमें पोर्स मौजूद होते हैं और ये अच्छे से पानी को रिटेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है। और इसका एक और नाम क्या है, वो है टॉप सॉइल। आगे बढ़ेंगे बी होराइजन की ओर, तो ये बीच का लेयर है, मिडिल लेयर है, यहाँ पर ह्यूमस कम होती है बट मिनरल्स ज़्यादा होती है। ए होराइजन के कंपैरिजन में ये वाली लेयर हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट जो थर्ड लेयर है उसको हम सी होराइजन कहते हैं, यहाँ पर आपको छोटे छोटे रॉक्स के लम्प्स मिल जाएंगे जिनमें क्रैक्स और क्रेविसेस होते हैं। लास्ट जो लेयर है वो है बेड रॉक, ये बहुत ही सख्त होता है और इसको खोद पाना डिफिकल्ट होता है। अब अलग अलग सॉइल टाइप्स के बेसिस पे जो क्रॉप्स है, मतलब क्रॉप्स को ना अलग अलग सॉइल ज़रूरी होता है, मतलब एक क्रॉप जो कि क्लेई सॉइल में ग्रो कर रहा है उसको अगर हम लोमी में छोड़ देंगे ग्रो करने के लिए तो वो नहीं करेगा। तो अलग अलग क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है फॉर देयर सॉइल। जैसे कि फाइन क्लेई और लोम सॉइल में वीट और ग्राम अच्छे से उगते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्रॉप किस टाइप के सॉइल में ग्रो कर रहा है।
क्लेई सॉइल में पैडी अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि क्लेई सॉइल क्या है, यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड होने से क्या होगा कि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और पैडी क्या है, पैडी एक खरीफ क्रॉप है, उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए पैडी यहाँ पर अच्छे से ग्रो करता है। लोमी सॉइल में लेंटिल्स और पल्सेस अच्छे से ग्रो करते हैं, और सैंडी लोम या लोम इसमें अच्छे से कॉटन ग्रो करता है। कॉटन ग्रो ब्लैक सॉइल में करता है, ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर सॉइल से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स है जो हम नए जान रहे हैं। सबसे पहला है पर्कुलेशन रेट। पर्कुलेशन रेट का जो यूनिट है वो है मिलीलीटर पर मिनट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको कभी कभार क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि आपको सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट है उसको कैलकुलेट करना है। तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो दी रहती है, आपको बस कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर इन ml दिया रहेगा, उसको डिवाइड कर देना है पर्कुलेशन टाइम इन मिनट्स में। तो अगर आवर में दिया रहेगा तो आपको टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप पर्कुलेशन रेट ऑफ एनी सॉइल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब। सॉइल ने कितना वाटर एब्सॉर्ब किया है उसका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, u माइनस वी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉइल। और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर u क्या है, सपोज आपने 100 ग्राम सॉइल लिया, ठीक है, तो वेट ऑफ द सॉइल क्या हो गया, यहाँ पर 100 ग्राम हो गया। अब आपने ये जो सॉइल ली है ये एकदम सूखी है, इसमें पानी नहीं है, मतलब इसको आपने धूप में एकदम फुल ड्राई कर लिया है। अब इसी सॉइल में आपने एक मेजरिंग सिलेंडर में सर्टेन लेवल तक पानी भरा था। अब इसी सॉइल में आप ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप मेजर कर लेंगे कि कितना पानी आपने इनिशियली लिया था। सो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो है u यहाँ पे। फिर ड्रॉप बाई ड्रॉप आप जब पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पानी ऐड करने के बाद एक टाइम आएगा जब आप देखेंगे कि सॉइल से अब पानी टपक टपक कर कहीं और पे कलेक्ट हो रहा है। तो उस मोमेंट पे जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर है मेजरिंग सिलेंडर में उसे आपको मेजर करना है। फिर u माइनस वी करना है, उसको वेट ऑफ द सॉइल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ वाटर एब्सॉर्ब मिल जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, मतलब सॉइल में कितना मॉइस्चर है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसका परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए भी पूछा गया है सीटेट साइंस पेपर 2 के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ मॉइस्चर निकालना है, ग्राम्स में दिया रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन में था कि सरिता ने एक सॉइल सैंपल लिया था, तो जब लिया था तब उसका वजन था 200 ग्राम, ठीक है। फिर उसने 2-4 घंटे के लिए सॉइल को धूप में सूखने के लिए, मतलब सूखने के लिए छोड़ दिया। अब उसने जब मेजर किया तो वो बन गया 180 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर वेट ऑफ मॉइस्चर क्या होगा, वेट ऑफ मॉइस्चर होगा ओरिजिनली उसका कितना वजन था माइनस सुखाने के बाद कितना हुआ। तो 180 को अगर 200 से घटाएंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो हमको कितना मिलेगा, वो मिलेगा 20 ग्राम। ओरिजिनल वेट कितना था सॉइल सैंपल का, वो था 200 ग्राम, और 100 यहाँ पर है, तो 100 के 2 0 और यहाँ पे ये कट गए, 2 1 2, 2 10 20। सो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कितना हुआ यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर हो गया 10%। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ दी गई थी कि जब हम मिट्टी के घड़े या कोई भी आइटम्स बनाते हैं तो वहाँ पर बताया गया था कि जो घोड़े का पॉटी होता है उसको मिट्टी के साथ मिलाया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा, तो यहाँ पर बताया गया है कि जब हम क्ले पॉट्स बनाते हैं तो क्ले पॉट्स बनाने के लिए जिस सॉइल का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हॉर्स डंग मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जब इसी सॉइल को मोल्ड करके हम पॉट्स बनाते हैं या बर्तन बनाते हैं और उनको हाई टेम्परेचर पे बेक करने के लिए हम छोड़ देते हैं, तो ये जो हॉर्स डंग जल जाती है तो उससे क्या होता है, उन बर्तनों में छोटे छोटे पोर्स क्रिएट होते हैं। और जब हम इसमें पानी भरते हैं, इन बर्तनों में पानी भरते हैं, तो इस पोर से थोड़ा थोड़ा पानी पर्कुलेट करता है, जिसके वजह से जो मटका या सुराही में रखी हुई जो पानी होती है वो ठंडी फील होती है। तो इसीलिए हॉर्स डंग को सॉइल के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि जो ब्लू बॉक्स या ऑरेंज कलर बॉक्स या येलो बॉक्स में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या डू यू नो दिया रहता है वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो चीज़ आता है वो है एक नया टर्म, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर कंपोस्ट बनाने के लिए हम अर्थवॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है प्लांट्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर पौधों के कुछ पार्ट्स हैं
उनका इस्तेमाल करके हम नए पौधे बना सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से पार्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके रूट्स, उनके स्टेम, उनके लीव्स। तो जैसे कि रोज का कोई एक पौधा है, उसका स्टेम हम काट ले और उसी को हम सॉइल में लगा दे, तो हमको वहां से एक नया रोज का पौधा मिल जाएगा। तो स्टेम कटिंग इन रोज होता है। फिर पोटैटो में आप देखते हैं ना, छोटे छोटे व्हाइट कलर के आईज जैसे आते हैं, तो वहां से हमको एक नया पोटैटो प्लांट मिल जाएगा। बल्ब ऑफ ऑनियन से हमको नया ऑनियन प्लांट मिल जाता है। राइजोम ऑफ जिंजर से हमको नया जिंजर का प्लांट मिल जाता है। और ब्रायोफाइलम लीव जो होती है, उसके मार्जिन में आपको ऐसे लीव बर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो ये लीव बर्ड्स जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो ये खुद डिटैच करके जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो वहां से नया ब्रायोफाइलम का पौधा बनाते हैं। फिर बडिंग जो प्रोसेस है, बडिंग मतलब क्या कि ये ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ होगा, फिर यही आउटग्रोथ मैच्योर करके क्या करेगा, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच करके एक नया इंडिविजुअल बनाएगा जो कि इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। तो बडिंग इन ईस्ट होता है। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या कि यहाँ पर आपके पास एक एल्गी है, तो ये बीज से स्प्लिट करके दो फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाता है, और ये दोनों फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव कर सकते हैं। तो स्पाइरोगायरा जो कि एक एल्गी है, उसमें फ्रैगमेंटेशन दिखाई दे रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ध्यान में आपको क्या रखना है कि यहाँ पर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और यहाँ पर सिंगल पेरेंट ही काफ़ी है नए बच्चे पैदा करने के लिए। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फर्न्स में देखने को मिलता है, फंजाई में देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है, जैसे कि बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मतलब क्या कि यहाँ पर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, सपोज मैंने यहाँ पर एमीबा बनाया, तो एमीबा खुद स्प्लिट करके दो हमको डॉटर एमीबा देगा, तो इसी को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन हमको अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलते हैं। बडिंग हाइड्रा में होता है। हाइड्रा एनिमल है, यहाँ पर ईस्ट नहीं होगा, तो ईस्ट को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। सो हमेशा याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमको दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, और यहाँ पर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट ही काफ़ी है, और यहाँ पर गैमेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस कैसे होता है, तो देखिए, जो मेल होता है, मेल के जो गोनैड्स होते हैं, वहाँ पर मेल गैमेट बनते हैं जिसका नाम है स्पर्म, और फीमेल गोनैड में क्या बनता है, फीमेल गैमेट जिसका नाम है ओवम। अब स्पर्म और ओवम ये हैप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं, यानी कि ह्यूमंस में जो 2n, यानी कि जो बॉडी सेल्स होते हैं उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। बट गैमेट्स में उसका आधा हो जाता है, 23 क्रोमोसोम्स हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 23 क्यों जरूरी है, क्योंकि स्पर्म और ओवम फ्यूज करके हमको जाइगोट देगा 2n। अब अगर ये 2n फ्यूज करता तो 4n हो जाता, तो क्रोमोसोम नंबर 46 होना चाहिए, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, तो एबनॉर्मेलिटीज आ सकती थी। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए नेचर ने ही हमको ऐसा बनाया है कि जो गैमेट्स होते हैं वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है सोमैटिक सेल से। अब क्या होता है, स्पर्म और ओवन के फ्यूजन से हमको जो सेल मिलता है उसको हम जाइगोट कहते हैं, जहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो ह्यूमंस में 2n इज इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम होता है, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। अब ये जो जाइगोट है, इसमें सेल डिवीजन होगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो जाइगोट एक ही सेल है, अब यही सेल डिवाइड कर करके हमको एक वॉल ऑफ सेल्स देगा, और फिर आगे चलकर ये नए टिश्यूज, नए ऑर्गन्स बनाएगा। तो वो जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर बनाता है उसका नाम है क्या, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का वो दशा, वो स्टेज जब हम सभी बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उसको हम फीटस कहते हैं। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। आगे अगर बढ़ेंगे तो जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं और फ्रैटर्नल ट्विंस कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, आइडेंटिकल ट्विंस में वन एग वन स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, मतलब यहाँ पर एक अंडा और एक स्पर्म फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, जो कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को लिए हुए है। यहाँ पर n है और यहाँ पर भी n है। अब ये जाइगोट बीच से स्प्लिट करके हमको ऐसे दो सेल्स देगा, और फिर बाकी का प्रोसेस वैसे ही होगा कि बॉल ऑफ सेल डिवाइड करेंगे, वहाँ पे टिश्यूज होगा, ऑर्गन्स होगा, फिर एम्ब्रियो होगा, वहाँ से फीटस होगा। आइडेंटिकल ट्विंस के जो सेक्स होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, मतलब दो लड़की दो लड़का, ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस के लिए 2 एग्स फ्यूज करते हैं 2 स्पर्म के साथ, जहाँ पर हमको 2 जाइगोट्स मिलते हैं, जहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। मतलब 2 जाइगोट मतलब क्या, हर एक जाइगोट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और एग्स में यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ज्यादातर यहाँ पर जो सेक्स होता है बच्चों का, जब दो बच्चे आएंगे ना, यहाँ पर ट्विंस है, तो लड़का लड़की इस टाइप के होते हैं। ज्यादातर केस में जो सेक्स होता है वो अलग होता है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आइडेंटिकल ट्विंस जन्म लेते हैं, किस तरीके से फ्रैटर्नल ट्विंस जन्म लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या है कि सपोज एक प्लांट है, वो अपने सीड्स को दूर दूर तक स्प्रेड करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंट्स। तो सीड डिस्पर्सल क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी सीड्स अगर जो मदर प्लांट है उसके एकदम करीब करीब गिरने लगे तो क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन होगा खाने के लिए, जगह के लिए, एयर के लिए। तो अच्छी तरीके से सभी सीड्स को प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलेगा, सभी सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। और ओवर क्राउडिंग को, मतलब भीड़, सीड्स की भीड़ को रोकने के लिए भी सीड डिस्पर्सल का जो तरीका है ये प्लांट्स ने अपनाया हुआ है। तो सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कुछ एजेंट्स होते हैं, वो मदद करते हैं। जैसे कि कौन कौन है? हवा, पानी, कुछ पशुएं, या फिर जो सीड का पॉड होता है, जो आउटर कवरिंग होता है, वो खुद फूट कर क्या करते हैं, सीड को इधर उधर स्प्रेड कर देते हैं। तो जो सीड्स हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, उनकी कुछ खूबियाँ होती हैं कि इन सीड्स में छोटे छोटे विंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये हल्की होती है, इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, या इनकी फ्रूट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सभी खूबियाँ क्या करती हैं, इनको हवा में तैरने में यानी कि फ्लोट करने में या उड़ने में मदद करती है। तो हवा के साथ ये उड़ उड़कर दूर दूर जहाँ पे पहुँचेंगे, अलग अलग जगह पे पहुँचेंगे, अगर उनको प्रॉपर कंडीशन मिलेगा तो वो वहाँ पर नया पौधा ग्रो कर पाएंगे, मतलब वहाँ पर सीड जाके जर्मिनेट करेगा, वहाँ से हमको न्यू प्लांट मिलेगा। तो विंड की मदद से किन किन पौधों में सीड का डिस्पर्सल होता है, तो वो है ड्रमस्टिक, मेपल, ग्रासेस, सनफ्लावर। नेक्स्ट आता है पानी की मदद से जो सीड्स डिस्पर्स होते हैं, उनकी क्या खूबियाँ हैं कि इनमें तैरने की एक एबिलिटी होती है। तो इनके जो सीड की आउटर कोट होती है वो या तो स्पंजी होती है या फिर फाइब्रस होती है, जो कि इनको पानी में तैरने में मदद करती है। तो कोकोनट, फिर लोटस के जो सीड्स है, ये पानी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं। कुछ कुछ सीड्स में हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये सीड है तो इसमें ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर है। इस हुक लाइक स्ट्रक्चर या स्पाइनी स्ट्रक्चर की मदद से वो क्या करते हैं, एनिमल के जो फर होते हैं उसके साथ चिपक जाते हैं। तो जब एनिमल इन पेड़ पौधों के पास से गुजरता है तो ये सारे सीड्स क्या होता है, उस एनिमल की बॉडी पे चिपक जाते हैं। फिर एनिमल कहीं दूर जाकर जब अपने आप को साफ करेगा, ठीक है, तो तब जाकर वो सीड जहाँ पे गिरेगा, अगर उसको प्रॉपर कंडीशन मिलता है तो वहां से वो नए पौधे बना सकता है। तो ऐसा कहाँ पे होता है, जैंथियम और यूरेना में होता है। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, फ्रूट का जो आउटर कवरिंग होता है या फिर जो पॉड होता है, वो क्या होता है, वो मैच्योर होने के बाद सूखने जब लगता है तो वो खुद फूट कर जो सीड्स है उसको इधर उधर डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है। तो ऐसा किस में होता है, मटर में होता है, कैस्टर में होता है, बालसम सीड्स में होता है। तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद हम एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड कुछ कुछ जो टॉपिक्स है उनको थोड़ा सा समझ लेंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम क्या है। जैसे कि आपको कुछ गैसेस के नाम दिए रहेंगे, आपको बोलना होगा, मतलब पूछ लेगा वहाँ पे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस है। तो आराम से आपको याद करने लेना है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर। ये चारों ही ग्रीन हाउस गैसेस है। और ग्रीन हाउस गैसेस ये क्या करते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि पूरे विश्व भर में जो टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना, जो कि हम अभी आराम से समझ पा रहे हैं कि दिन पर दिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली आपको दर्शाया हुआ है कि देखिए पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो लेवल है या जो अमाउंट है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होने लग रहा है, कलेक्ट होने लग रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड की एक खूबी है कि वो क्या करता है, सूरज से आने वाली जो हीट है वो अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर स्पेस को जाना चाहती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, इसी हीट को ट्रैप कर लेता है और उसको स्पेस में जाने नहीं देता है। जिस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, जिसके चक्कर में क्या हो रहा है कि पोलर रीजन में जो आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो वाटर लेवल है सी और ओशन में वो बढ़ जाएगा, फिर सुनामी, फ्लड वगैरह के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर ड्रॉट जैसे कंडीशंस हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल में लाना है, हर तरीके के पोल्यूशन को हमको कंट्रोल में लाना है, क्योंकि ये हमारी नेचुरल अवस्था नहीं है। जो नेचुरल अवस्था है उसमें ये सब पोल्यूशन का कोई भी सीन ही नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी हमको ही लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो हो सकता है क्योटो प्रोटोकॉल से।
क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि एक एग्रीमेंट है कुछ देशों के बीच में। तो उस एग्रीमेंट में क्या एग्री किया गया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट है उसको हमें रिड्यूस करना है, उसके एमिशन को हमें कम करना है, वही क्योटो प्रोटोकॉल में बताया गया है। नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एसिड रेन। एसिड रेन कैसे होती है? तो देखिए, एयर पोल्यूशन होता है, मतलब एयर में जो पॉल्यूटेंट्स है वो कौन कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब बारिश होती है तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ या फिर एयर में जो वाटर वेपर मौजूद है उसके साथ कंबाइन करके ये दो एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और बारिश के पानी के साथ यही एसिड नीचे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन क्या करते हैं? मार्बल के बने हुए जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसको क्षति पहुंचाते हैं, उसको हार्म पहुंचाते हैं, जिसलिए ताजमहल का अभी कलर कैसा होने लगा है? येलोइश होने लगा है, डल होने लगा है, वो अपनी शाइन होते जा रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CFCs। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर्स को हम जितने बार खोलते बोलते हैं ना, फ्रिज का दरवाज़ा बार बार मत खोला कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ये CFCs रिलीज होती है जो कि हमारे ओजोन लेयर को पतला कर रही है। ओजोन लेयर क्या करता है? हार्मफुल UV रेज जो सन से आती है उससे हमको प्रोटेक्ट करता है, बट ये CFCs के वजह से क्या हो रहा है? ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, तो इससे हमको ही प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसको हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये एक पॉइजनस गैस है। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई भी फ्यूल इनकम्प्लीट बर्न करे, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल डीजल अगर पूरी तरीके से जलता नहीं है तो तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये क्या करता है? इसकी जो एफिनिटी है फॉर हेमोग्लोबिन, मतलब हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन ज़्यादा है, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को घटा देता है, यानी कि वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन को बाइंड करने नहीं देता है। तो यहाँ से इंसानों की मौत भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि सर्दी के टाइम पे अंगीठी वगैरह जलाकर बंद कमरे में सोना नहीं है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और इसके चक्कर में हमारी मौत भी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में बन रही है कि नहीं बन रही है, उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? तो उसके लिए हमको लाइम वाटर के साथ एक टेस्ट करना होता है। तो सपोज किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है कि नहीं हुई है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो गैस बन रही है उसको हम लाइम वाटर से पास कराएंगे। लाइम वाटर एक्चुअली क्या होता है? वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके हमको एक वाइट प्रेसिपिटेट देता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर लाइम वाटर मिल्की अपीयर करती है तो यही कंफर्म करता है कि उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। साथ ही साथ हमको पानी भी मिलता है, बट पानी पे हम फोकस नहीं करेंगे। हम टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, क्या कंफर्म करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी केमिकल रिएक्शन में रिलीज हुई है? अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाती है वही कंफर्म करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रेजेंट है या वो रिलीज हुई है किसी केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट जो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो हम जानते हैं कि जो सीवेज है वो क्या है? वेस्ट वाटर है। जो हमारे किचन का पानी, फिर हमारे बाथरूम का पानी, उसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर कहते हैं। तो वेस्ट वाटर को यूं ही हम वाटर बॉडीज में अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? वहाँ पर जो एक्वाटिक लाइफ है उसको हार्म पहुँच सकती है। तो वेस्ट वाटर को प्रॉपरली ट्रीट करने के बाद उसको लेस हार्मफुल बनाकर फिर वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है। तो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के जो स्टेप्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बट सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सीवेज में क्या क्या इम्प्यूरिटीज़ होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस डिस्कशन में जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी समझाया, सब कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन पेपर में ये यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो सीवेज में जो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ होती है वो क्या क्या है? वो है ह्यूमन फीसीस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिन जिसमें यूरिया होता है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। तो ये सभी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या है? नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, ये सभी इनऑर्गेनिक वेस्ट हैं। कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, और बैक्टीरिया भी पाई जाती है जैसे कि विब्रियो कॉलेरी जो कि कॉलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सैल्मोनेला पैराटाइफी जो कि टाइफॉइड डिजीज की पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कुछ और अदर माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटोजोन्स जो कि डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सीवेज का ट्रीटमेंट 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में है एरेशन। एरेशन में क्या होता है कि एयर इज बबल्ड थ्रू द वेस्ट वाटर व्हाइल इट इज कंटिन्यूअसली स्टर्ड। तो वेस्ट वाटर को कंटिन्यूअसली
स्टर किया जाता है और उसी टाइम एयर को बबल भी कराया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फिल्ट्रेशन। सो यही एरेटेड वाटर को डीप फिल्टर से पास कराया जाता है। तो फिल्टर में क्या किस चीज़ की लेयर है, सैंड की, फाइन ग्रेवल की, मीडियम ग्रेवल की। तो इस फिल्टर से उसको पास कराया जाता है ताकि जो भी चीज़ें हैं वो छन कर आए। नेक्स्ट होता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है, जो फिल्टर्ड वाटर है उसमें क्लोरीन ऐड की जाती है। क्लोरीन क्या करता है, जर्म्स को किल कर देता है। तो जब तक पानी क्लियर ना हो जाए तब तक इसमें क्लोरीन ऐड की जाती है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के। सीवेज ट्रीटमेंट को हम मतलब सीवेज की ट्रीटमेंट के लिए हम उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं, जिसके कुछ कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसी स्टेप्स से क्वेश्चन पूछा गया था, बट इसकी ऑर्डरिंग ऐसी नहीं थी, घुमा फिरा के स्टेटमेंट्स दी गई थी, आपको करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर पता करना था। तो सबसे पहले क्या होता है, जो वेस्ट वाटर है उसको बार स्क्रीन के थ्रू पास कराया जाता है ताकि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स, इनको हम अलग कर सकें। ठीक है, तो ये छलनी की तरह काम करते हैं। बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ये अलग कर देते हैं और वेस्ट वाटर को ये अलग से आगे भेजते हैं। आगे भेजने से क्या होता है, ये जो वाटर है ये ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में पहुंचता है। तो यहाँ पर जो पानी की स्पीड है वो कम कर दी जाती है और जो सैंड, ग्रिट या छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ पत्थर है, उनको सेटल डाउन करने के लिए यहाँ पर रखा जाता है। फिर यहाँ से जो पानी है उसको लार्ज टैंक में भेजा जाता है, जहाँ पर जो टैंक है वो बीच में ऐसा स्लोपी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड्स जैसे कि फीसीस, इसको बॉटम में सेटल डाउन करने के लिए छोड़ा जाता है और जब ये सेटल डाउन करते हैं तो इनको स्क्रेपर की मदद से रिमूव कर दिया जाता है। यही आगे चलकर क्या कहलाता है, स्लज कहलाता है। और ऊपर जो चीज़ तैर रही होती है गंदगी, उसको स्किमर की मदद से हम हटा सकते हैं। तो वो कौन कौन है, ऑयल और ग्रीस जो है वो ऊपर फ्लोट करती है, तो उसको स्किमर की मदद से हम हटा लेते हैं। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। अभी जो हमको पानी मिलेगा उसको हम क्लैरिफाइड वाटर बोलते हैं। अब इसी क्लैरिफाइड वाटर में एयर को पंप किया जाता है ताकि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रो करे। बैक्टीरिया क्या करता है, बचा कुचा जो ह्यूमन वेस्ट है उस क्लैरिफाइड वाटर में, फूड वेस्ट है, सोप्स है या अदर अनवांटेड मैटर है, उनको वो क्लैरिफाई कर देता है। और फिर ये जो बैक्टीरिया है ये बॉटम ऑफ द कंटेनर, मतलब जो टैंक्स है वहाँ पे जो बॉटम पार्ट है वहाँ पर ये सेटल डाउन कर देते हैं। तो वो अभी कहलाता है क्या, एक्टिवेटेड स्लज। और जब पानी हमको इसके बाद मिलता है, टॉप में जो पानी रहता है उसको रिमूव कर लिया जाता है। और अभी जो हमको पानी मिला है वो लेस हार्मफुल है, लेस टॉक्सिक है, तो उसको हम किसी भी वाटर बॉडीज में छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, और इसी की ये ऑर्डरिंग है। तो आपको ऑर्डर अच्छे से पता होना चाहिए। अब जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पता है कहाँ से पूछा गया है, खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं, किस महीने में बोया जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके नाम याद रखने हैं कि कौन खरीफ क्रॉप्स है और कौन राबी क्रॉप्स है, इनको किन मंथ्स में बोया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करने हैं। तो खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं इनको जून से सितंबर मंथ में बोया जाता है। तो इनको रेनी सीजन में बोया जाता है, यानी कि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो कौन कौन से क्रॉप्स है खरीफ क्रॉप्स, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। नाम अच्छे से आपको सभी के याद करने हैं, मतलब क्रॉप्स के सभी नाम याद करने हैं, क्योंकि घुमा फिरा के यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। राबी क्रॉप्स जो होते हैं उनको अक्टूबर से मार्च महीने में बोया जाता है, तो इनको हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स क्या है, मैंने सारे ही एग्जाम्पल्स बुक से यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप सारे एग्जाम्पल्स ही याद करें। वो क्या है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसे। नेक्स्ट जो टॉपिक पूछा जाता है जहाँ से क्वेश्चन, वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का ऑर्डर क्या होता है। तो आपको ये सारे टर्म्स दिए रहेंगे, आपको बोलेंगे किस स्टेप के बाद कौन सा होता है। तो सबसे पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद हम सीड्स को बोते हैं, फिर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं ताकि पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिले। फिर टाइम टू टाइम हम पानी देते हैं। फिर अगर कोई अनवांटेड प्लांट्स हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो कर रहा है तो उनको हमें रिमूव करना होता है। फिर जब फसल पक जाते हैं तो हम उसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद उनको सुखाने के बाद उनको प्रॉपर्ली स्टोर किया जाता है। तो ऑर्डरिंग क्या है यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब इन्हीं चीज़ को मैंने यहाँ पर अच्छे से
एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये मैंने एक माइंड मैप बनाया था, फिलहाल तो मैंने माइंड मैप बनाना छोड़ दिया है क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि एक ही पेज में इतना इन्फॉर्मेशन से पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही है। बट ये मेरा लास्ट माइंड मैप है, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, बट मैंने इसको अच्छी तरीके से सजा के लिखा है, आशा करती हूँ आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल करने से क्या होता है कि जो सॉइल है वो वेल एरेटेड हो जाती है, ठीक है, और जो लम्स वगैरह होते हैं वो टूट कर इसको लूज किया जाता है ताकि जो प्लांट के रूट्स है वो प्रॉपरली ग्रो कर सके, ठीक है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल किन किन टूल्स की मदद से किया जाता है, तो एक तो है प्लाव जो कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल में मदद करता है, दूसरा है हो जो कि प्लाविंग में भी मदद करता है, साथ ही साथ वो वीड्स को रिमूव यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो कर रहे हैं उनको भी रिमूव करने में मदद करता है। कल्टीवेटर बोल के एक ट्रैक्टर ड्रिवन मशीन है जो कि प्लाविंग का काम करती है, और लेवलर बोल के एक टूल है जो कि सॉइल को लेवल करने में मदद करता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हम बीज को बोएंगे। तो उसके लिए जो फनल होता है, पुराने समय में फनल का इस्तेमाल करते थे, तो फनल कुछ इस टाइप का दिखता है, तो यहाँ से हम बीज डालते हैं और यही फनल 2-3 पाइप के साथ कनेक्टेड होता है जिनकी एंड्स पॉइंटेड होती है। तो ये पॉइंटेड एंड से क्या करते हैं, सॉइल में गड्ढा खोदते हैं और फिर बीजों को फनल के थ्रू भेजा जाता है और बीज यहाँ पर आसानी से पहुंच जाती है। तो इस तरीके से फनल की मदद से पहले के टाइम में क्या करते थे, बीजों को बोया जाता था। बट अभी क्या आ चुका है, अभी आ चुका है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ये जो सीड्स है इनको इक्वल दूरी पर और इक्वल गहराई पर डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये बहुत ही जल्दी काम करता है। यहाँ पर कम मेहनत में ज़्यादा काम होता है और समय भी कम लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो बीज है उसको बहुत डीप तक बोया जाता है, तो जो पंछियाँ होती है वो बीजों को खा नहीं सकती है, तो बर्ड से भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने सोइंग से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थे इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट जो है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो तब हम क्या करते हैं, उनमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक होता है, इसको हम फील्ड्स में प्रिपेयर करते हैं, इसमें ह्यूमस की भरमार होती है एंड इट इज़ लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होती है, मैन्योर्स में प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होती है। ये सॉइल को पोरस बनाती है, ठीक है, मतलब सॉइल में छोटे छोटे छेद करने में मदद करती है, सॉइल के टेक्सचर को ये इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ जो सॉइल में पानी को पकड़ कर रखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाती है और ये फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर को इंक्रीज करने में मदद करती है, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। तो ये गया मैन्योर, हमने डिस्कस कर लिया। फर्टिलाइजर्स क्या है, ये मैन मेड है, इनको इंसान बनाते हैं, कहाँ पर बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं, और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ये सॉइल को ह्यूमस नहीं देता है, ठीक है, बट इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स भर भर के होते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सो कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम बुक में दिए हुए थे, आपको सभी फर्टिलाइजर्स के नाम याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि चारों टर्म्स में से कौन सा फर्टिलाइजर है। तो कुछ कुछ फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल क्या है, वो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। सो मैन्योर और फर्टिलाइजर का जो डिफरेंस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हम पौधों को पानी देते हैं। तो इसके दो मेथड्स हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और अभी हम मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये पानी की बचत करता है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स में कौन कौन आ रहे हैं, वो है मोट जो कि पुली सिस्टम है, सेकेंड है चेन पंप्स, फिर आता है ढेकली और राहत। तो ये सभी पुराने मेथड्स हैं। अभी के जो मॉडर्न मेथड्स है वो क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। तो क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे पाइप, वर्टिकल पाइप्स होती है जो नीचे पाइप से कनेक्टेड होती है और यहाँ पर एक नोजल होता है। नोजल से क्या होता है, पानी ऐसे स्प्रिंकल किया जाता है, तो इसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर पानी की बचत होती है क्योंकि कम मात्रा में पानी पौधों को पहुँचती है। और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है कि सपोज यहाँ पे आपके पास एक पौधा है, यहाँ पे आपके पास एक पौधा है, यहाँ पे एक पौधा है, तो पतले पतले पाइप्स हर एक पौधे की रूट्स जहाँ पे है वहाँ तक पहुँचती है और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर भी पानी की बचत होती है, ठीक है। बट ट्रेडिशनल मेथड में ये जो चारों यहाँ पर मेंशन किए गए, यहाँ पर पानी का बहुत वेस्टेज होता है, तो इसीलिए आजकल ट्रेडिशनल मेथड का फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर आता है कि कभी कभार हमारे क्रॉप्स के साथ अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है, तो उनको हम वीड्स कहते हैं। अनवांटेड प्लांट्स जो है उनको हम वीड्स कहते हैं।
तो उनको कैसे हटा सकते हैं? तो 3 तरीके हैं। एक तो हम मैनुअली, मतलब हम खुद उनको निकालें विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो एक औजार होता है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? वीड्स को खुद ही जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। दूसरा जो सीड ड्रिल है, जो कि सीड्स को बोने में मदद करता है, वो वीड्स को भी उठा सकता है, उखाड़ के फेंक सकता है। और या फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ केमिकल्स को स्प्रे कर सकते हैं। तो उन केमिकल्स को क्या कहा जाता है? वीडिसाइड्स। तो ऐसा एक एग्जाम्पल बुक में क्या दिया हुआ था? 2,4-D। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होता है कि जब फसल पक जाते हैं तब उनको हमें काटना होता है। तो उसको हम ट्रेडिशनल मेथड, क्या है पुराना मेथड, सीकल बोल के ऐसा एक औजार होता है, तो उनको हम हाथों से काट सकते हैं। आजकल हार्वेस्टर बोल के एक मशीन आ गई है जो कि फसल को काटने में मदद करती है। और एक मशीन आई है जिसका नाम है कंबाइन। तो ये फसल को काटने में भी मदद करती है और थ्रेशिंग का भी काम करती है। थ्रेशिंग का मतलब क्या है? आप जानते हैं ना कि कोई भी अनाज जो होता है उसका ऐसा एक पार्ट होता है और ऊपर ग्रेन्स होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है शैफ, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है ग्रेन। तो शैफ से ग्रेन्स को अलग करने को हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो कंबाइन जो मशीन है वो फसल को काटता भी है, साथ साथ वो शैफ से ग्रेन को अलग करने में भी मदद करता है। अब ग्रेन्स जो होते हैं उनके ऊपर छिलका भी होता है। तो ग्रेन्स को छिलके से अलग करने के लिए जो मेथड हम अपनाते हैं वो है विनोइंग। तो यहाँ पर हम हवा की मदद लेते हैं। एक ऊंचे जगह पर हम खड़े हो जाते हैं, ग्रेन्स और हस्क का जो मिक्सचर है उसको लेकर, और हवा का बहाव जहाँ होता है उस ओर मुंह करके हम ग्रेन्स को हाइट से गिराते हैं। तो ग्रेन्स क्योंकि हैवी है तो वो करीब एक हीप बनाती है, और हस्क जो है वो हल्के हैं तो वो दूर हवा के साथ उड़ के एक जगह पे ऐसे हीप बनाते हैं। तो हमको अलग से ग्रेन्स और हस्क मिल जाता है। उसके बाद आता है कि जो हमको अनाज मिले, जो ग्रेन्स मिले, उनको हमको थोड़ा सा धूप में सुखाना होता है, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो खराब हो सकते हैं। धूप में सुखाने के बाद अगर आपका जो अनाज का क्वांटिटी है वो कम है तो आप उसको जूट बैग में और छोटे छोटे मेटल्स के बिन में स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है तब आप उसको स्टोर करते हैं साइलोस और ग्रेनरीज में। और यहाँ पर इनको केमिकली ट्रीट किया जाता है ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, रैट्स इनको खा ना ले, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो इसी के साथ मेरा बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन था वो मैंने कर, आशा करती हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो मदद मिली होगी और आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। ऐसे ही सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।